से फर्स्ट इंडिया बजट को आपके सामने ला रहा है। हमारी कोशिश है कि सब कुछ समझाएं, ये भी समझाएं कि जो आप ये कह रहे हैं कि भाई 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया? और अगर आपकी इनकम साल के अंत में 12 लाख 1 रुपए हुई तो फिर क्या होगा? क्या 1 रुपए पर टैक्स लगेगा या 12 लाख 1 रुपए सारा का सारा 15% में आ जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर 12 लाख की कैपिंग कर दी गई है तो फिर क्या वाकई में देश में कोई टैक्स देने वाला बचा भी है या नहीं बचा है? तो क्या देश इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ बढ़ रहा है? सवाल इससे इतर यह भी है कि अर्बन प्लानिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए, तो क्या उस तरफ अब शहरों के विकास की तरफ मोदी सरकार आ गई है? क्योंकि आपको ध्यान होगा 10 सालों से रूरल डेवलपमेंट के अंदर सरकार लगी हुई थी। इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स हैं। जयपुर राजस्थान की बात करेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ई कॉमर्स, ये बड़े सेक्टर हैं। मेजर माइंस मिनरल्स, ये राजस्थान के बड़े सेक्टर्स हैं। क्या इस बजट से उन्हें सपोर्ट मिला है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है गगन जैन जी, डायरेक्टर हैं, ज्वेलर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर पाराशर जी हैं, एक्सपर्ट हैं शहरी और ग्रामीण विकास से। हमारे साथ लघु एवं मध्यम खान एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश कटारा जी हैं। साथ में हमारे साथ सुनील गोयल जी हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अंकित गोयल जी हैं, निवेश जानकार हैं। हमारे साथ योगेश मित्तल जी हैं, सलाहकार है राजस्थान स्मॉल माइंस के। शुरुआत करना चाहेंगे गगन जी आपके साथ, क्योंकि राजस्थान की एक बड़ी हिस्सेदारी है जेम्स एंड ज्वेलरी में, और दूसरा ई कॉमर्स। इन दोनों को किस तरीके से बजट सपोर्ट करता नजर आया या नेग्लेक्ट करता नजर आया? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि बजट जो है वो एक डायरेक्शन देता है, वो कोई जादू की झड़ी नहीं होता। पर इस बजट के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा कि एक तरीके से जादू की झड़ी घुमा दी गई। डायरेक्टली जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को या रिटेल को या ई कॉमर्स को कोई सपोर्ट वैसे डायरेक्टली पॉलिसी लेवल पे नहीं दिया गया। बट जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज होता है, जो इनकम टैक्स रिबेट के कारण हुआ है, तो यही 3 सेक्टर हैं जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे जी। आप आज जो भी हमारा कंजम्पशन है, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आप लाइफस्टाइल कंजम्पशन की ओर बढ़ते हैं। उसका सीधा सीधा आपको असर देखने को मिलेगा कि अर्बन मार्केट्स में, जो भी बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पे, और सैलरी क्लास जो है, जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, वो जाके कहाँ खर्च करेगा? वो शॉपिंग में खर्च करेगा, वो क्लोथ्स में खर्च करेगा, वो फूड में खर्च करेगा, वो जेम्स एंड ज्वेलरी में खर्च करेगा। तो हमें क्लियरली एक ये बेनिफिट इस बजट से होता हुआ दिखता है एट अ पॉलिसी लेवल। कह रहे हैं कि वो जो बाकी का जो 5 लाख है उस पर वो 5-7% नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 18 से 28% देकर जाइए। ज्वेलरी में 3% है, तो वैसे मैं एक्चुअली पिछली, अगर आप क्लॉथ में लेंगे या बाकी चीजों में खर्च तो करेगा ना, बिल्कुल तो करेगा। वो जीएसटी से देगा पैसा, बिल्कुल करेगा। मुझे याद है, मैं पिछले साल जब बजट आया था तब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी ज्वेलरी पे, गोल्ड पे 15% से 6% की थी, और मैं तब यहाँ पे बोल के गया था कि इस बार वैलेंटाइन डे अच्छा मनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के प्राइजेस इतने बढ़ गए कि बिफोर वैलेंटाइन डे केम इन वी गॉट अनदर बजट। जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो 3% का जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, उसको 1% किया जाए। गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया है, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्ट ईयर इस सेक्टर को इतना बड़ा बेनिफिट 9% का बेनिफिट दिया था। बट बाकी सारी चीज़ों में हम लोग काफ़ी, जो एक आम जनता है वो जब पैसे खर्च करती है, मार्केट में जाती है, तो एक खुशी होती है, तो वो इस टैक्स रिबेट के कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। सुनील गोयल जी, भाई बाजार में खुशी रही क्योंकि वो कह रहे थे वैलेंटाइन नहीं मना था पिछले साल, वेल इन टाइम नहीं था ज्वेलरी मार्केट। बाकी तो वैलेंटाइन तो जैसा मना होगा मना ही होगा, लेकिन शेयर बाजार आज समृद्धि को देने के लिए आज बजट आया। लेकिन क्या वाकई में जिसे हम कहते हैं कि आयकर, जिसे डरते हैं, क्या उसने आज समझाया कि तू जितना चाहे आयकर, जितना पैसा कमाना कमा, टैक्स से फ्री रहेगा काफी हद तक। लेकिन सुनील जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे भाई कि 12 लाख तक का स्लैब है, लेकिन मैं उसको देख भी रहा था कि ऐसा नहीं है, उसमें बाकायदा ब्रैकेट्स क्रिएट किए गए हैं। तो ये बताइए, अगर मेरी आय साल के अंत में 12 लाख 1 रुपए हो गई तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? पहला सवाल। दूसरा, अगर 12 लाख की कैपिंग कर दी गई है तो देश में कोई आयकर दाता बचा भी है, नहीं बचा, और इनकम टैक्स क्या करेगा? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। जैसे 3 प्रश्न एक साथ है। ये पहला, ये जो 12 लाख किया है या 7 लाख से 12 लाख न्यू रिजीम वाला किया है, सरकार की मंशा ये है कि वो धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को स्वतः ही
मरने के लिए छोड़ दे, समाप्त होने के लिए छोड़ दे, वो साइन डाइन हो जाए और लोग नई रिजीम की ओर अपने आप को शिफ्ट करें। नई रिजीम में 12 लाख तक 0 पैसा टैक्स है और 12 लाख 1 रुपए में 1 रुपए पर भी टैक्स देना है। अगर किसी व्यक्ति की 24 लाख आमदनी है तो उसको 1,10,000 रुपए का एवरेज अभी तक का जो डेटा आया है उतने का टैक्स का फायदा होगा। 12 लाख तक बिल्कुल 0 वैल्यू टैक्स है और 12 लाख रुपए में करीब करीब 7 करोड़ जो आयकर दाता है वो इनकम टैक्स के सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। यानी हमारा जो आयकर विभाग का जो भूतिया डर था, जो मैंने भी खुद 55 साल से मेरे पिताजी को हमेशा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हाथ जोड़ते देखा है, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। उनको आयकर विभाग की शक्ल नहीं देखनी। 12 लाख रुपए साल की आमदनी तक के लोगों को आपको तो देखनी पड़ेगी सर, आपकी तो 12 करोड़ से ऊपर होगी। तो 12 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। चूंकि हमने, अगर मैं आप देखो तो 2013 में 2 लाख रुपए छूट थी। ठीक है। जब मोदी सरकार आई तो 2 लाख या 5 लाख 7 लाख 12 लाख होते थे। कितनी स्पीडली हमने, तो बचे कितने हैं सर? अब सब करीब करीब 2 करोड़ लोग बचेंगे जो 12 लाख से ऊपर है और करोड़ों में जा रहे हैं। लेकिन वो इतने साधन संपन्न लोग हैं कि उनके पास अपनी सीए होते हैं, अपनी ऑडिट होती है, अपना टैक्स स्ट्रक्चर होता है, अकाउंटेंट होते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपेरेटिवली उनको उतना हरेस नहीं कर पाता। ठीक है, मेरे एक सवाल पर वापस आते हैं जो कंफ्यूजन है। 12 लाख एक अगर सालाना आय है तो टैक्स कितने पर लगेगा? 1 रुपए पर या 12 लाख एक पर? 1 रुपए पर टैक्स लगेगा। ये कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल 1 रुपए पर लगेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सुबह हाँ बिल्कुल क्लियर साहब। ओपन डिबेट है सर, ओपन सबके लिए डिबेट है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। 12 लाख 1 रुपए है और अगर सैलरीड इनकम है तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। पर सैलरी इनकम नहीं है और 12,10,000 की इनकम है तो आप एज पर स्लैब चलेंगे, यानी कि आपको 0 से 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 में 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 में आपको 10% देना पड़ेगा और जो बचा हुआ 10,000 है उस पर आपका 15% टैक्स जाएगा। तो अगर आप 12,000 से ऊपर की इनकम में आ रहे हैं तो फिर वो स्लैब जो आप देख रहे हैं वो स्लैब एप्लीकेबल हो जाते हैं। वापस शुरू करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर सैलरीड है तो 12,75,000 तक कुछ नहीं देना? नहीं देना। सही है सर? हाँ 75,000 अब सैलरीड नहीं है तो मतलब वो उद्योगपति है, भैया ही मान लेते हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर से, लघु उद्योग से, जो भी है, रिटेलर। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप उसकी तनख्वाह एक बार 12,10,000 उसके में क्रेडिट हो रहा है साल के अंदर, जी क्रेडिट हो रहा है, जी 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 तो आप ये कह रहे हैं कि 4 लाख तक फ्री हो गई, जी, उसके बाद से टैक्स शुरू हो जाएगा? उसके बाद से टैक्स शुरू हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि क्लेरिफिकेशन उसका आ जाएगा साहब। क्योंकि लास्ट ईयर तक जो 7 लाख का रिजीम था वो 7 लाख तक 0 टैक्स ही था वो। तो ये तो ये क्लेरिफिकेशन है और ये कल सुबह आ जाएगा। तो सर फिर कैपिंग क्यों है? स्लैब बनाने का फिर स्लैब क्यों है सर? नहीं, स्लैब आ गए हैं ना, 0 से 4 के, 4 से 8 के, 8 से 12, 8 से 10 के, तो वो स्लैब आ चुके हैं। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन बंद खत्म कर दिया? कंफ्यूजन है साहब, कल सुबह जब वो क्लियर आएगा इसका। इसमें एक चीज और है कि जो आपका कैपिटल गेन से जो इनकम हो रहा है ना वो ये 12 लाख तक के फ्री में नहीं है। जो भी स्पेशल रेट से आपकी इनकम टैक्सेबल है वो इस 12 लाख तक। जी आप ये कह रहे हैं भाई आपके मुताबिक 12 लाख रुपए कमाने वाला ज्यादा फायदेमंद है बनस्पत 12,20,000 कमाने वाला? अगर आपकी कंपनी आपको 20,000 का इंक्रीमेंट दे रही है 12 लाख के ऊपर तो मत लो, नुकसान है। उनसे लो तो फिर 2-2.5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लो। एक चीज और देखिए साहब, बड़ी खूबसूरती है इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने एक लाइन बोली वित्त मंत्री महोदय ने कि मैं इनकम टैक्स के लिए स्पेशली 7 दिन के बाद एक बिल लेकर के आ रही हूँ। जी 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 आप देखिए मनी बिल पे कभी वोटिंग नहीं होती, मनी बिल बिना वोटिंग के पास होता है। जी जी तो आप ये मान के चले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसी के पक्ष में बहुत सारे निटिग्रिटीज ठीक होंगी। वो जो आए दिन स्क्रूटनी नोटिस दिया, डिले लगा, पेनल्टी लगी, 141 लग गया, 143 लगा, 171, 271 1C, ये ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो पिछले 75 साल से लगी और आज वो अप्रासंगिक हो चुकी अब तो है। 4 साल कर दिया ना कि भाई ITR भी 4 साल में भर दीजिए, तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको सरकार ठीक करना तो चाहती है, ठीक, लेकिन कर नहीं पा रही। दूसरी एक योगेश चीज और कटारा है, जी, एक बार सबको एक बार इन्वॉल्व कर लेते हैं। योगेश कटारा जी जरा बताइए भाई कि मेजर मिनरल्स और माइंस इन सेक्टर के लिए क्या खास रहा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बतौर राजस्थानी उत्साहित हूं। हमारे यहाँ रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स माइन सेक्टर से आता है। इसमें जो ये बजट में जो कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए हैं उनमें एक माइनिंग सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। तो उन रिफॉर्म से माइनिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और साथ में जो MSME के लिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन को 2.5 टाइम्स
और टर्नओवर लिमिट को जो डबल किया है, उससे भी हमारे जो स्मॉल माइंस होल्डर्स वगैरह जो एमएसएमई में कवर होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तीसरी चीज़, एक जो क्रेडिट गारंटी कवर किया है इन्होंने, एनहेंस किया है एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, तो हमारे माइनिंग इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इससे। तो हम हमारे माइनिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है इसको लेकर के, इस फायदा बजट कैसे? को लेकर सर, के। सीधा बताइए ना, फायदा कैसे होगा भाई? आपको जो मानकर चलिए मेरी माइन है, अब मुझे क्या फायदा? सर मैं अगर माइंस है और मैं जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनमें मुझे फ़ायदा मिलेगा। एमएसएमई के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनमें फ़ायदा मिलेगा। और एक जो इन्होंने जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया है 2028 तक, जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम है, तो उसमें हमारे इसकी मिनरल की सेल वगैरह भी होगी, उससे भी हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ठीक है सर। राजस्थान में जो माइन सेक्टर है इस बजट से, उसमें कितने % की ग्रोथ हम अज्यूम कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कम सर 10 से 15% ग्रोथ होनी चाहिए। योगेश मित्तल जी, हाँ जी सर, आपको क्या लगता है सर? मुझे ये लगता है कि इस बजट से फ़ायदा ही होना है। क्रिटिकल मिनरल के लिए इन्होंने खास काम किया है और ख़ास तरीके से उसमें रिबेट्स भी दिए हैं। उसके लिए एक फ़ंड भी बनाया है कि क्रिटिकल मिनरल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए देश के अंदर। अभी तक हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। एक बात और है कि इसके अंदर में कि कुछ मिनरल ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते थे, ख़ास तौर से लिथियम, कोबाल्ट पाउडर वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर से अब इन्होंने ड्यूटी समाप्त कर दी है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो सस्ते होने से ईवी व्हीकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होंगे, बैटरी सस्ती होगी, तो इससे आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। सर राजस्थान में भी तो शायद लिथियम और कोबाल्ट मिला है, तो उसको लिथियम लेकर हम कुछ कर रहे हैं? अभी जो मिनरल मिला है हमें, उसके ऊपर में अभी फिजिबिलिटी टेस्ट होना है कि भी वेदर इट विल बी फिजिबल टू अस और नॉट। हम बजट पर बात कर रहे हैं और शहरीकरण का जिक्र मैंने किया, तो चंद्रशेखर पाराशर जी, शहरी क्षेत्र पर, शहरी सेक्टर पर, या कहें कि शहरों पर अच्छा फोकस इस बजट में किया गया है सर। क्या ये माने कि ग्राम उत्थान को लेकर जो मोदी सरकार की पॉलिसीज थी उनका मैक्सिमम असर हो चुका है और वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है कि अब शायद शहरों के पुनरुत्थान की जरूरत महसूस हुई, और उसको आप बजट में कैसे देखते हैं? विजेंद्र जी, मैं अगर ये कहूँ कि मोदी सरकार का विजन जो 10 साल के जो उन्होंने एक प्राथमिक जो सीढ़ियाँ बनाई थी, उस सीढ़ियों के ऊपर अब चमक आने लगी है, उसके ऊपर एक असर दिखने लगा है। डिफेंस के बाद में सबसे बड़ा जो एलोकेशन हुआ है वो ग्रामीण विकास पे हुआ है, और शहरी विकास पे भी अच्छा खासा जो है व्यय किया गया है। प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे, और न केवल शहरी विकास बल्कि ग्रामीण विकास के कारण जो ग्राम का जो विकास होगा वही बड़े नगर बनेंगे। तो अगर उनके ऊपर अगर व्यवस्थित खर्चा हो गया तो आने वाले शहर की जो शिशु जो है वो जब युवा बनेगा तो उसमें अच्छा उसका विकास होगा। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल जियो स्पेशल एक मिशन जो है इसमें रखा गया है। वो चीज़ ये है कि सैटेलाइट में हम काफ़ी ऊपर हैं, वर्ल्ड वाइड हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है। अब उस सैटेलाइट मिशन से गति शक्ति में आपका जितना ज़मीन पे जो कुछ दिख रहा है उसका आपका अर्बन में, रूरल में और सभी सेक्टर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर का पिन पॉइंट करने के लिए कि कहाँ लिंकेजेज होना चाहिए, कहाँ रीजनल लिंकेजेज में मिसिंग है, इस टाइप को देखने के लिए अलग से रिसर्च सेंटर भी खोला गया है। और उसको गति शक्ति में से आपका कई जो फाइनेंशियल लूपहोल्स हैं वो भी इसमें हट जाएंगे। एक उड़ान स्कीम जो नए 100 हवाई अड्डे को नए कनेक्टिविटी मिलेगी, तो मैं इसको समावेशी बजट कह सकता हूँ, इंक्लूसिव कह सकता हूँ, और ओवरऑल सबका मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ के ओवरऑल देश की गति में ये इसमें और मिलेगी। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब ज़्यादा तादाद में जो शहर में जो आदमी रहते हैं और वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर नहीं जी पाते, ट्रांसपोर्टेशन है, पानी का है, इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ा अच्छा बजट है और अर्बन सेक्टर को बहुत ज़्यादा तरजीह मिलना चाहिए। अगर समय रहते अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही अपन ने नहीं किया तो ज़्यादा मात्रा की जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत कहीं ज़्यादा नगरीय समस्याओं से जूझने वाली है या नगरीय जटिलताओं के सामना करने वाली है। जी, क्योंकि अगर जिसका आप जिक्र करें शहरी एक्सप्लोरेशन, अर्बन एक्सप्लोरेशन, उसमें 2025-30 के लिए बजट है सर। अब मुझे ये बताइए जो 10,000 करोड़ है उसमें
वो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए है या 25 से 30 के लिए, या हर साल 10,000 हर करोड़ साल इसमें है? हर साल 10,000 करोड़, ये तो ये एक स्कीम के तहत है। पर जो अन्य स्कीम के तहत भी जो हजारों करोड़ का जो प्रावधान है उसका इम्पेक्ट भी इस पे पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मित्तल साहब बात कर रहे थे पर्यटन की। पर्यटन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है देश की गति के लिए। आपको कम लागत में अधिक अगर आपको देश को, राष्ट्र को, राज्य को लेना चाहिए तो वो आमदनी स्टेट को होगी। जयपुर के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जो इसको हेरिटेज सिटी जो वर्ल्ड यूनेस्को ने जो डिक्लेयर किया है, अगर इस परकोटे के शहर को समय रहते नहीं संभाला तो जो टूरिज्म का जो पैसा आने वाला है, टूरिज्म की जो इकोनॉमी जो बढ़ने वाली वो नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि अगर हमने तोड़ के पुराने जो वास्तु है, हमारी नगर नियोजन है, हमारी कल्चर है, उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया और कटले बनते गए और अवैध निर्माण होते रहे, तो मैं यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो पर्यटन जो बाहर से आदमी जो देखने आता है वो यहाँ की वास्तुशिल्प और यहाँ की टाउन प्लानिंग को देखने आता है, नहीं कि वो कंक्रीट के जंगल को आपने देखने एक आता है। शब्द इस्तेमाल किया, समय रहते। सर मैं कह रहा हूं समय तो बहुत पहले निकल चुका है, अब तो इमरजेंसी कॉल है जयपुर के लिए। जितना जल्दी इसको संभाल लिया जाएगा उतना अच्छा है। भाई आप देखिए, 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है हर प्रकार से। चाहे किसान क्रेडिट कार्ड को की वृद्धि भी बढ़ा दी, 3 लाख से 5 लाख कर दी है। हमारी जो स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता था उसको भी बढ़ा दिया गया है कि अब वो भी मिलेगा, क्योंकि उसकी भी सीमा समाप्त हो रही थी, उसको बढ़ाया। जल जीवन मिशन को भी अब बढ़ा दिया गया है, उसकी भी सीमा समाप्त हो रही थी। तो ये बहुत बड़े बड़े काम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से बहुत जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दिया गया है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। हर प्रकार से एक विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने की ओर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। थैंक यू। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, वो खुश हैं। और वो क्या पूरा हिंदुस्तान खुश है? शायद ही कोई तबका ऐसा होगा जो इस बजट के बाद ये कह रहा होगा कि नहीं, बजट से मजा नहीं आया। सियासी बयानबाजी को छोड़ दीजिए, वैसे तो आपको भी मैं लिख कर दे रहा हूं, दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि आपको उम्मीद थी कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब आपके लिए फ्री होगा? यकीनन नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे चलिए 1 लाख के बढ़ जाएगा, 2 लाख बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है 10 लाख हो जाएगा। और इसके अलावा जो 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया उसमें स्टेट के लिए इस बार 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है। अब वो किस स्टेट के लिए क्या हिस्सेदारी आएगी उसको आप ऐसे भी समझिए कि सेंटर के पास हो सकता है जीएसटी कलेक्शन ज्यादा गया उस स्टेट का, उस हिसाब से उसी प्रपोर्शन में वापस आएगा पैसा। लेकिन पैसा बढ़ तो रहा है ना, कर्जा हम चुका तो रहे हैं ना, और कर्जा जो ले रहे हैं वो कम हो रहा है और जो चुका रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। मतलब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आत्मनिर्भरता शब्द आता है। बाकायदा पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार हम बातचीत करें। चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप टाउन प्लानिंग और शहरीकरण के बारे में बता रहे थे, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट वहां की जाती है जहां से रेवेन्यू आए? मैं बजट को मोटे तौर पर इसी तरीके से समझता हूं। तो अगर शहरों पर हर साल 10,000 करोड़ खर्च होंगे, अलग अलग परियोजनाओं से खर्च होंगे, तो उसके पीछे एक मॉडल होगा ना कि भाई इतना यहां से रेवेन्यू हम क्रिएट करेंगे, तो वो कैसे होगा? देखिए, जो इकोनॉमिक जो जनरेशन है वो अर्बन सेंटर से मैक्सिमम होता है। और अर्बन सेंटर अगर आपके लिवेबल होंगे और वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने वहाँ डेवलप कर लिया तो नेचुरली वहाँ का शहर का जो लाइफ है वो सही चलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, पिछली सरकार में इन्हीं सरकार ने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट लाए थे और स्मार्ट सिटी के में करोड़ों रुपए जो आए और कई ऐसे प्रोजेक्ट लिए गए। हाँ, ये बात अलग है कि कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की भी कहीं आलोचना हुई है, पर उस आलोचना में शायद ये कारण रहे होंगे कि कुछ सिलेक्शन जो है उस पैसे का खर्च करने का स्टेट पे छोड़ दिया, और स्टेट पे छोड़ने के कारण एज ए नगर नियोजक मैं कहता हूँ हो सकता है उसकी प्राथमिकता अन्य हो सकती थी। वो प्राथमिकता नहीं लेने के कारण हल्का सा एक जो अच्छा प्रभाव स्मार्ट सिटी का आना चाहिए था वो नहीं आया। पर निश्चित रूप से जो हमारे अर्बन एक्सपर्ट मोदी जी की नज़र में है, अच्छी टीम है, उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, और निश्चित रूप से वो उसका जो है, ये जो हमारी जो प्रोफेशनल बॉडी भी जो दिल्ली में है, उनसे भी राय ली गई थी बजट से पहले क्या क्या होना चाहिए, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आज बजट में आया है और आगे ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी या केंद्र सरकार कोई भी पूरे देश के लिए कोई प्लानिंग बनाए ना, तो वो यूनिवर्सल नॉर्म्स पे बनाए।
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि हमारे जो रीजनल वेरिएशंस हैं ना, बहुत, जैसे मैं नहीं, वो 10-5% हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सड़कों की चौड़ाई है, लाइटिंग है, ये तो स्टैंडर्ड हो सकती है ना। कई चीजें स्टैंडर्ड हो सकती है। 90% जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। नहीं, हमारा 10% स्टैंडर्डाइजेशन बना है, पर उसका शायद बहुत ज्यादा, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड बना हुआ है, सारी कौन सी चीजें कैसी होना चाहिए, पर वो वही बात है कि उसको नीचे तक डालने पे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन सर उसकी दरअसल जानकारी नहीं है। मित्तल साहब जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मानिए कहीं पर विपक्ष की सरकार है, अब वो उस योजना को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई तो बाउंडेशन होनी चाहिए ना कि भाई आपको ये करना है, बिना ये सोचे कि कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, पब्लिक के लिए उस पर जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। इसमें ये थोड़ी ना है कि भाई स्टेट में हमारी सरकार है, उस पैसे को हम अपने हिसाब से मैं इस्तेमाल आपको करें। यहाँ का राजस्थान नौकरशाही पूरी केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में होती है एक तरीके से, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो मोस्टली नौकरशाह जो IAS मैं मशीनरी की है, बात कहूंगा। बोलिए। अर्बन डेवलपमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, और जो 74th अमेंडमेंट जो है हमारा जो उसमें हुआ था, उसमें जो एक शेड्यूल बनाया है, 12 शेड्यूल, उसमें 12-15 जो काम लिस्टेड किए हैं, जिसमें मोटा मोटा समझने के लिए लोगों को साफ सफाई, ये शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम लोकल बॉडी को करने। अनफॉर्चुनेटली लोकल बॉडी में जो हमारा जनप्रतिनिधि का जो सेक्टर आया है, वो इतना इफेक्टिवली उस मैं इस सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं भाई, ठीक है जनप्रतिनिधि करते हैं, लोकल बॉडीज करती है, आई एग्री विद इट, बट कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जहां रिपोर्ट जाती हो सेंटर को, भाई हमने ये अलॉट किया था पैसा, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसके हर्डल्स क्या हैं, उन हर्डल्स को कैसे दूर किया जाए, सेंटर कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये तो होना चाहिए ना सर। इसीलिए कई नेशनल अर्बन पॉलिसीज होती है, जैसे सैटेलाइट डेवलपमेंट करना है, मिडल IDSMT एक स्कीम आई थी सेंट्रल की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स को। आपके बड़े महानगर जो इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आपके उसके पास के छोटे से चलिए सर, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, लेकिन कई फिर भी schemes हैं। मैं एक और सवाल, और मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप उसका जवाब दें। तो फिर ये बताइए, जो 10,000 करोड़ खर्च करने की बात हो रही है, तो फिर स्टेट सब्जेक्ट हो गया, तो इसके एग्जीक्यूशन का क्या करें, कोई गारंटी है? नहीं, पर उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा आ गया, तो निश्चित रूप से अब आप काफी कुछ पिन पॉइंट हो गया, और उसमें स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट होंगे, अर्बन डेवलपमेंट के। ठीक है सर, योगेश मेरा मित्तल जी। सर मेरा ये मानना है कि गांवों से पहले पलायन को बंद किया जाए। शहरीकरण की तरफ सब भागना चाहते हैं, गांवों से पलायन बंद हो। कैसे बंद होगा? जब तक हम गांवों को सुदृढ़ नहीं करेंगे, इंफ्रा को वहाँ नहीं लेकर के जाएंगे, तब तक नहीं होगा। और जो मोदी सरकार ने अभी पीछे सड़कों पे काम किया है, आज हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जो सड़कें देखा जाए तो ग्रामीण योजना के अंदर ही बनी है सबसे ज़्यादा सड़कें। 20 लाख किलोमीटर की तकरीबन सड़कें जो बनी हुई हैं वो उसी के अंदर बनी है हमारे यहाँ पर। अगर हम अपने देश के अंदर में तरक्की चाहते हैं तो गाँवों से पलायन को हमें रोकना होगा। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि भाई शहरों को गांव बनने से रोकने के लिए गांव को शहर बनाएं। गाँवों को शहर ना बनाए तो शहर जैसा बनाए। यही बात हो गई। नहीं, शहर जैसा बनाने की कोशिश तो करें। ये लीजिए, हमारा जो एक जो क्या कहना चाहिए विभाग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो स्टेट नेशनल लेवल पर है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ज्यादातर स्टेट्स ने ग्रामीण को अलग कर रखा है, रूरल अर्बन को अलग कर रखा है। तो हमारी जैसे जो गांधी जी थ्योरी जो कहते थे कि ग्रामीण में जो हमारी आबादी रहती है, निश्चित रूप से गांव में कम्युनिकेशन, सड़क, दो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दे दिए, लोग कभी नहीं आएंगे कि आपको शहर में, वो जब भी आएंगे जब हायर ऑर्डर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको लेना है। जब तक जन उपयोगी सुविधाएं गांवों में नहीं बढ़ेंगी, जन उपयोगी सुविधाएं गांवों में बढ़ानी पड़ेंगी। हमें और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी वहाँ पर इनकम कैसे बढ़े, जनसंख्या नियंत्रण, उनका इनकम कैसे बढ़े। सर इसको नहीं, ये क्यों मुद्दे से भी हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। सर, एक चीज और क्या है कि हम मुद्दे से भी थोड़ा अलग जा रहे हैं। सबको तरक्की चाहिए, सबको तरक्की का कोई पायदान नहीं है सर। ऐसा मान लीजिए जो शहर में रह रहे हैं ना सर, जो जयपुर रह रहे होंगे उनको शायद बेंगलोर जाना होगा, जो बेंगलोर रह रहे होंगे उनको दुबई जाना होगा, जो दुबई रह रहे होंगे उनको कहीं और जाना होगा। सर ये तो सर चलता ही रहेगा। लेकिन जो खनन क्षेत्र है उसके लिए कुछ खास है क्या सर? सर मेरा ये कहना है कि ग्रोथ, फिजिकल स्टेबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इस बजट के ऊपर में, इस बजट में इस पे भी काम काफ़ी हुआ है। अभी हमारे प्रदेश के जैसे पर्यटन की बात हो रही थी, चंद्रशेखर जी कह रहे थे पर्यटन के बारे में, तो पर्यटन को के अंदर में हम अगर मिनरल को जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर इतनी विविधता है मिनरल्स के अंदर में, प्रदेश पूरा संग्रहालय है अपने आप में राजस्थान। ठीक बात। यहाँ पर 34,000 से ज़्यादा खाने हैं,
नंबर 1 है खानों में, परंतु यहाँ पर कोई म्यूजियम नहीं है। इसके लिए सरकार को एक प्रपोजल दिया है हमने, सर म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर। ओनली म्यूजियम से काम नहीं चलेगा जब तक कि वहाँ समझाने का नहीं हो। समझे वो बच्चे समझे, हाँ, आप और प्लस हम तो एक प्रपोजल ये भी देना चाहते हैं सरकार को कि अभी जब कह रहे हैं हमारे शौर्य गाथाओं के साथ साथ स्टोन्स को भी समझाया जाए। यस सर यहाँ पर और बहुत साथ सारे- में इतने मिनरल्स हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में भी 10th क्लास के पाठ्यक्रम से जियोलॉजी को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बच्चों को मिनरल्स की समझ वहीं से शुरू हो। 11th-12th में ऑप्शनल कर दें। मतलब आप क्या कह रहे हैं भाई, एक स्टेट में एक बन जाए म्यूजियम ऐसा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज बने? अब क्या कहना नहीं चाहते हैं? सर, स्टेट में एक बने, शुरुआत स्टेट से करें एक ताकि बने। उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई कोई पर्यटन सेक्टर इससे जुड़ेगा सर? सर जुड़ेगा अरे बिल्कुल। कैसे कि जब पर्यटक आएगा तो उस जियोलॉजिकल म्यूजियम को वो भी देखने जाएगा, राजस्थान में कितने मिनरल्स हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ेगा, वो सारी वहाँ से पता चलेगा सारी चीज़, तो पर्यटन से उसको जोड़ सकते हैं हम। हर आदमी इनकम को देखता है कि स्टेट की इनकम क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर क्या खास है। जैसे कहीं का कल्चर ज़्यादा अच्छा होता है तो वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम को देखता है, कहीं की हस्तकला मशहूर है तो हस्तकला को देखता है, कहीं खान इसको पान मुझे है लग रहा है कि भाई अगर नहीं, अपने पास इतनी विविधताएं हैं तो विविधता एक है। म्यूजियम तो होना चाहिए, इसको तो म्यूजियम मैं भी होना support करता चाहिए, हूं। और लेकिन मैं इसके- इसको नहीं कर पाऊंगा कि भाई क्या टूरिस्ट वाकई में आएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक टूरिस्ट एंटरटेन होने के लिए आता है किसी भी स्टेट में, वो खाने, वहाँ की वेशभूषाओं को देखने, वहाँ के कल्चर को देखने, वहाँ के पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है उनको देखने आता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वाकई में इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि सर, अगर राजनीति कहीं में से सर- भी- टूरिस्ट आता है, कहीं से भी wildlife- राजस्थान जहाँ के जब wildlife शौर्य को आगे देखने आता बढ़ाया है, जाए, जब- संस्कृति को आगे बढ़ाया Exactly, जाए, yes. या उसके भूगर्भ में क्या क्या छुपा हुआ है उसको दिखाया जाए, तो ये होना चाहिए। लेकिन मित्तल जी सर प्रमोट किया जा सकता है। हाँ सर उसको दिखाने के लिए हमारे पास अगर कुछ चीज़ है तो हम दिखाएंगे, सर, होना चाहिए, है ना। मैं डिनाई नहीं कर और रहा हूं, दूसरा होना क्या चाहिए। है कि इसके लिए अंदर में और भागीदारी इसके होनी लिए मैं चाहिए। व्यक्तिगत आपको कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी को भी लिखिए इस बारे में इसके हमने अंदर हमारे- कि भाई स्टेट से भी हो सकता है हमने म्यूजियम, एडिशनल ऐसा नहीं चीफ है कि सेक्रेटरी सेंटर से माइंस ही को हो। दिया है प्रपोजल इसके लिए, जी, और फंड्स का भी हमारा इसमें एक सजेशन है कि हमारा जो डीएमएफटी का फंड है माइनिंग डिपार्टमेंट के पास सरप्लस पड़ा है बहुत ज़्यादा, सीएसआर और डीएमएफटी फंड से उस म्यूजियम को क्रिएट किया जा सकता है। बहुत अच्छे, सर किसी भी संपदा को बहुत अच्छी, ये तो अच्छी बात है। प्रदर्शित इसके लिए तो करने के सरकार साथ पर भी में कोई प्रेशर नहीं होगा। शिक्षा अनुसंधान का भी काम बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन सुनील गोयल जी, भाई मैं बाद में मेरा दिमाग का कांटा ना वहीं फंसा हुआ है कि देश में क्या वाकई में टैक्स पेयर नहीं बचेंगे? देखिए, आपका सवाल बड़ा जायज़ है। ये बात जब 2013-14 में जीएसटी के ऊपर चली तो मैं जीएसटी कमेटी का मेंबर रहा, तो लोग बोलते क्या वाकई में 22-23 डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे, और हो गए। उस टाइम में जब डिपार्टमेंट के लोगों से मिलता था तो मैं कहता व्यापारी लोग जो हल्ला मचा रहे हैं ना समझ हैं, हकीकत में तो आपके स्टाफ और जो पियोन जो इंस्पेक्टर उनको हल्ला मचाना चाहिए, वो ईमानदार से जीवन जीना सीख लें। हमारा देश अब आयकर मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो बहुत रिफॉर्म में बड़े फाइन ट्यूनिंग हो रहा है, और हो सकता है अगले 7 दिन में आ जाए, हो सकता है अगले महीने जब नेक्स्ट सेशन शुरू होगा मार्च वाला तब आ जाए। सरकार की मंशा बिल्कुल बड़ी क्लियर है। पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमारे हिंदुस्तानी की आदत, चूँकि मुझे हो गए 45 साल स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए, जब पहले कभी जब मैं 1981 में आया तो 10,000 रुपये की छूट हुआ करती थी, तो हमारे वकील लोग बोलते हैं 11,000 की इनकम शो करना भाई, 15,000 हुई तो 16 की शो कर देना, 25,000 हो तो 26 की कर देना, 2 लाख हो तो 2,05,000 कर देना। अब क्या होगा, 1.5, 2, 5, 7 लाख, ये सब अंडर एस्टिमेटेड इनकम टैक्स दर थे। जिसकी 5 लाख की इनकम थी वो 1.5 लाख शो कर रहा था। मेरा मानना ये है कि जो 12 लाख की जो छूट हुई है ना, इसमें वो जो 1.5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोग हैं वो अपनी इनकम बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही वो इनकम बढ़ के आएगी, सोलंकी जी आप यकीन माने, इंटरेस्टिंग, वो पैसा बाजार में वो जो आएगा, पैसा बाजार में आएगा, वो बाजार में पैसा आएगा, वो बाजार में मुख्य धारा में आएगा, राष्ट्र मुख्य निर्माण धारा में में आएगा। आएगा। राष्ट्र निर्माण वैसे तो के ऐसा लिए होगा धन नहीं, संग्रह। गोयल जी, ऐसा तो वैसे संग्रह वाली जो बात है, जो कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए कर संग्रह, मैं कहता हूं आज मोदी जी का बजट है राष्ट्र निर्माण के लिए धन संग्रह, वो सारा पैसा एक सिस्टम में आएगा, छुपाना नहीं पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन अपने आप। और मेरा तो दूसरा क्या है, एक चीज थोड़ा सा और है। दिमाग थोड़ा उल्टा सोचता है। अब मुझे सच बताइए, वैसे तो इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 साल तक इसको बढ़ाया जाए और हो सकता है कि 13-14 तक ले जाएं और फिर अचानक से 10 ले आएं? कि आप बताइए कम कैसे हुई तनख्वाह? संभव है 2000 ये नोट की ये तो नहीं, ऐसी ये तो नहीं हो संभावना सकता है। कि भाई 4 ऐसी साल बाद संभावना पता चले होती कि नहीं है। वापस कैपिंग आ गई 8 लाख की नहीं, और बंदा पिछले साल भर के आया 16 लाख वजह का। बताता हूं मैं कि पहले बैंक लोन बहुत टफ मिलते थे, आज बैंक लोन हर चीज में मिलता है और बहुत इजीली मिलता है। एनबीएफसी से मिल जाएगा, कार, घोड़े, गाड़ी से लेकर मकान, दुकान, ब्याह, शादी, विदेश यात्रा,
उनमें सबों को बैलेंस शीट चाहिए होती है। वाह सर, क्या और एक फ्लो बैलेंस में शीट सबको जितनी समझाया। बेहतरीन होगी उसको उतना अच्छा लोन मिलेगा, जितने उसके क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, जितनी उसकी क्रिस्टल की रेटिंग अच्छी होगी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी कम होगी। तो आप यकीन मानिए ये आज जो ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है ना मोदी जी ने और वित्त मंत्री महोदय ने, ये भारत में आप नहीं, ये पूरे कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेलासा हो जाएगा जी, वैसे मोटे हो तौर जाएंगे पे। जैसे राजस्थान में गोडावन। जैसे बिल्कुल सर कितना ये खाली से हो पैसा, जाएगा, कितना इनको पैसा विजेंद्र इनके जी पास मार्केट में काफी- आने वाला है उसको देखिए आप। इतना पैसा बाजार में आ रहा है। 7 करोड़ लोग 2-2 लाख रुपए बढ़ाएंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, आप देखिए उसको पैसे जोड़िए में आप। आज आप नहीं लेकिन सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं भाई, मतलब जो पैसा समझिए बाजार चीज़ में को। आने वाला, वो भाई, इतना पैसा अचानक बाजार से में आने किसी की वाला है। इनकम इसलिए तो नहीं बढ़ जाती कि टैक्स रिजीम बढ़ गया है, ऐसे तो नहीं बढ़ती ना सर। नहीं किसी की बढ़ती income। साहब, आप हर साल का डेटा पढ़ लो। Buying capacity आप बढ़ेगी, हर- सर। जब भी टैक्स का स्लैब बढ़ा है ना, आप पुरानी उसके एसएससी की फाइल खोल लो अरे सर, और नई देख लो, आप वो एकदम से बढ़ जाती फाइनेंशियल है। ईयर में वो किसी भी चलता है, आदमी भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कोई एम्प्लॉय है, सपोज कीजिए वो एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से 12 लाख थोड़ी ना चला ना वो जाए। एम्प्लॉय तो नहीं करेगा, व्यापारी करेगा। व्यापारी तो बढ़ाएगा बात सर। नहीं कर रहा हूं। व्यापारी तो अपनी इनकम बढ़ाएगा। व्यापारी करेगा। मेजर वर्कफोर्स है इस देश की, वो मेजर वर्कफोर्स क्या फॉर्मली एम्प्लॉयड है, एक वो Yes. अनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। पर अब जैसे ही, और वो अनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट काफी केसेस में अपनी इच्छा से है, क्योंकि वो टैक्स पेयर नहीं बनना चाहते। रिटर्न फाइलिंग सडनली बढ़ जाएगी, वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, बट रिटर्न फाइल करने वाले लोग बढ़ जाएंगे क्योंकि वो 12 लाख तक की इनकम शो कर पाएंगे। आज वो सीना ठोक के बिल्कुल प्रॉपर बिल लेके जीएसटी पे करके वो ले पाएगा, क्योंकि उसने अपनी इनकम को अच्छा, अच्छे उसको से फर्क बता है दिया। सर। अच्छा, ये वो मोदी income सरकार tax- ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत कि बड़ी अगले बात है। फाइनेंशियल ईयर ये में देखिए, वो बजट बताएंगे कि बहुत देखिए कितने लोगों की सैलरी या कितने लोगों की आमदनी सालाना 10 लाख से ऊपर हो गई है। बिल्कुल, आप ये देखो जो बिल्कुल, आप आपका ये टाइटल समझिए आज का है हमारा बजट बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र, शोकेस ये बनने जा रहा वाकई है। में मोदी सरकार का बजट ब्रह्मास्त्र है। इसको वर्ल्ड पढ़ेगा एक हफ्ते तक, विश्व की पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट आपके आपको देश देख की लेंगे। देश की वर्किंग फोर्स इसकी वर्किंग होगी। देश की एकदम बढ़ जाएगी, जो छुपे हुए थे सब सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। डेटा सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो लोग लोन देश के वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन अपनी इनकम बस उतनी बता के छुपा के रखता है, उसकी मजबूरी थी। आपको बताएगा। और अच्छा, आपको इससे लोन कैश लेने फ्लो के भी लिए रुकेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा। बढ़ेगा साहब, बढ़ेगा। मेरा कैश फ्लो से मतलब है जो अकाउंट टू अकाउंट नहीं जा रहा है, जो 2 नंबर में जा रहा है वो रुकेगा, वो रुकेगा, रुक जाएगा। अनऑथराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ऐसा सिस्टम system बंद इसके होगा। अलावा जो काफी सारा है। इन्फॉर्मल सेक्टर है जो आप अभी बात कर रहे Informal हैं, sector वो है, जो वो formalize है। रजिस्टर्ड नहीं है, काउंटेबल नहीं है, वो अपने आप आगे आएंगे, आगे आएगा। अपने आप आके अपनी वो- सीट वो बैलेंस इसलिए शीट आगे तो बनाएंगे। चलिए अब मुद्दा आ गया निवेश का। तो अंकित जी अब आप तसल्ली से समझाइए भाई, इस पूरे बजट के जरिए भारत में अभी हम 50 लाख करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया गया है इस बार। जी जी जी। तो जितने रिफॉर्म ये कर दिए गए हैं, क्या वाकई में इससे 2 प्रभाव मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जैसे घर चलता है ना ऐसे ही देश चलता है। जी जी जी। क्या इससे हम जो कर्जा ले रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं कहीं और से ले रहे हैं, क्या उस कर्जे में आने वाले वक्त में कमी आएगी लेने में? पहला सवाल। दूसरा, जो कर्जे हम चुका रहे हैं और लगभग हर 1 रुपए पर 20 रुपए कर्जा दे रहे हैं, क्या उसको हम इससे कम कर पाएंगे? क्योंकि अपना पैसा लगाने में मजा आता है, लेकर लगाने में मजा नहीं आता। अब देखिए कि हर आदमी के पास जो, अगर हम पहले एक 12 लाख की इनकम वाला ये आदमी लेते हैं जो अभी तक 80,000 रुपये सरकार को दे रहा था टैक्स के फॉर्म में, अब वो 80,000 रुपये उसके पास हैं। वो 80,000 रुपये उनको मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, तो उससे ग्रो बिजनेस को पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज़, वो उस 80,000 रुपये को अपने पर्सनल किसी भी तरह के खर्चे के लिए उसको यूज़ कर सकता है। वो उस 80,000 रुपये को घूमने फिरने में यूज़ कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही थी, उसके लिए आदमी अपनी सेविंग का पैसा दे रहा है। ऐसा कहते हैं कि आज की डेट में घरों में जो सोना पड़ा है, अगर वो सोना ही सिस्टम में आ जाए तो सरकार को इतना कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मत कीजिए सर, देश की रीढ़ की हड्डी है वो। ये बात भी आप मत बहुत सही कीजिए। कह रहे हैं। मैं बट मजाक नहीं कर रहा हूं कि जितनों से मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं कि ये देश इसलिए मंदी में नहीं डूबता है क्योंकि हर घर के अंदर 10 से 20 लाख रुपए का रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक, अपना रिजर्व बैंक है, जो ये कहता है कि 5 साल भी कुछ ना है तो रोटी पानी खाते रहेंगे बिना किसी के। तो इसलिए हम बच जाते हैं सर। तो उसको तो सिस्टम में ना ही लाया जाए तो अच्छा है। सोना और चांदी जब जी, बुलियन है, लेकिन इसको fiat भाई money कहा जाता है आपको, हमारे क्योंकि मैं commerce में। निवेश एक्सपर्ट के तौर पर रख रहा हूं अंकित जी, भाई अगर यहाँ जैसे कि गोयल साहब कह रहे हैं कि कितने 5 करोड़ बाहर हो गए, 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 1 बाहर हो लाख गए, करोड़ का टैक्स ठीक आना है। कम 7 हुआ करोड़ है। अगर बाहर हो गए और 1 लाख करोड़ का टैक्स आना बंद हो गया है, जी। तो सरकार नुकसान के लिए तो कोई काम करती नहीं। तो इस 1 लाख करोड़ की भरपाई कैसे होगी?
देखिए, जो उन्होंने जितना डेटा मेरे को ध्यान में है, पिछले साल जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो करीब 10 लाख 20 करोड़ के आसपास 11 लाख 20 करोड़ के आसपास था। उसमें से 1-1.5 लाख करोड़ कम ही खर्च हुआ था। कम खर्च हुआ था। तो सरकार के पास वो जो 1-1.5 लाख रुपए कम उन्होंने इसमें किया है टैक्स में, वो पिछले साल भी बचत थी एक तरीके से। तो जो उनका कैपेक्स का खर्चा होना है तो उसमें सरकार कोई कमी नहीं कर रही है। निर्मला सीतारमण जी ने भी बहुत डंके की चोट पे कहा है कि सरकार अपने कैपेक्स में 1 रुपए की कमी नहीं करेगी। और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास नहीं जा रहा, वो आम जनता के पास रह रहा है। और ये हमेशा से कहा गया है कि 1 रुपए की सेविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट लाती है। जीडीपी में उसमें 5-10 रुपए की ग्रोथ होती है। तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपए बचा है, ये ग्रोथ में ही जाएगा, ये जीडीपी में ही जाएगा, ये पैसा बिजनेसेस के पास जाएगा, ये पैसा छोटे लघु कुटीर उद्योगों के पास जाएगा और उससे रोजगार भी मिलेगा और ग्रोथ भी होगी। पर्सनली भी अगर आदमी उस 1 लाख रुपए को अब निवेश करता है तो उसकी पर्सनल वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है। प्लस वो खर्चा करेगा तो खर्चा करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी आ रहा है। कितने घाटे का बजट पेश किया है इस बार? 1 लाख करोड़ रुपए करीब उन्होंने खर्चा नहीं किया है कैपेक्स। नहीं, एक बजट होता है ना भाई, इतने लाख करोड़ के घाटे का बजट हम इस बार पेश कर रहे हैं। ये मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान 4.8% का डेफिसिट है। 4.8% का जो लास्ट ईयर लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 लाख करोड़ उतना ही है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास। पिछले साल इतना ही है। ठीक है, तो गोयल जी ये तो भाई अच्छी बात है, शेयर मार्केट के लिए पैसा और आएगा अब तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो मुझे ध्यान है जो सरकार टैक्स का छोड़ रही है वो अल्टीमेटली कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, घूमने फिरने में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, घोड़े गाड़ी में जाएगा, ज्वेलरी में जाएगा, मॉल शॉप में जाएगा। अल्टीमेटली वो 1 रुपया 10 जगह रोटेट होगा। इसमें जो हमारे निवेशक हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको डायरेक्टली यही मुझे ध्यान है, कहेंगे अगर आपको भी ध्यान होगा, अचानक से एफआईआई ने पैसा निकाला था जी, और उसके बावजूद मार्केट बढ़ा था। आपको ध्यान है ना? जी, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि लीजिए क्या हुआ, हमारे तो डीआईआई बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो क्या उसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि उन डीआईआई को बढ़ा दिया है और मार्केट जो ऐसा लग रहा था कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा वापस खींच रहे हैं और मार्केट 21,000 की तरफ जा सकता है, ये वापस 26,000 की तरफ बिल्कुल जाए। सरकार के जहन में ये है। और हम जब लोग सरकार के अधिकारों से चर्चा करते हैं तो ये मुद्दा आता है हर बार कि हमें हमारी इंडिपेंडेंसी को बढ़ाना है, एफआईज के ऊपर हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है। और आज हालात यही है। आप देखिए मुझे अच्छी तरह याद है 10-12 साल पहले 700 लाख रुपए कोई कलेक्शन होता था, आज 3 लाख करोड़ का कलेक्शन है। तो चलिए ना, आप हमारे दर्शकों को कुछ शेयर बता दीजिए, मैं साथ में डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई ये बाजार के जोखिम के अधीन है। जितने मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि मुझे मैं अपने दर्शकों को बताता हूं भाई, इससे पहले जब हम डिबेट कर रहे थे लगभग 1 सप्ताह पहले सर जी, तो गोयल जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, खिलौना बाजार भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उन्होंने कहा कि खिलौना बनाने वाली ये कंपनियां हैं, इनको आप पिक कीजिए। अब इंटरेस्टिंग ये कि आज कहा गया है कि भाई खिलौना बाजार को हमें आत्मनिर्भर करना है, सरकार और चाइना पर डिपेंडेंसी रोकनी है। आज मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी पीएसयू बैंक्स अगर 100 रुपए के आसपास या उसके नीचे है, सारी बैंक आप ले लीजिएगा। पीएसयू जितनी भी अंडरटेकिंग जो भी डिफेंस में काम कर रही है, माइनिंग में काम कर रही है, मेटल में काम कर रही है, मिनरल में काम कर रही है, माफी के साथ